दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद फाइनली स्टॉक में आज फिर से एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिखने लगी है। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या आने वाले समय कुछ उम्मीद बेहतर की जा सकती है? यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की तरफ से उनके चेयरमैन केवी कामत ने एक बड़ा बयान दिया है आरबीआई की नीति को लेकर। और उन्होंने ये जो बयान दिया है उसके मायने क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आप देख सकते हो कि बजट भी आने वाला है और इस बजट के दौरान बहुत सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित हो या फिर लोन सेगमेंट से संबंधित हो। तो उसका सीधा फ़ायदा जो है जियो फाइनेंशियल को हो सकता है अगर कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो कल का बड़ा दिन होगा, इंतज़ार करना होगा, कल बाज़ार भी इसके लिए खुलेगा। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर लें तो इस समय आप देखिए लगभग पौने 3 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 23,184 के स्तर पर है, जहाँ पे 50 पॉइंट की तेज़ी यानी 0.22% अप पर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो वैसे तो आज कोई ख़ास बड़ी तेज़ी नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर हल्के से आप देख सकते हो कि तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। उस वजह से यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में जो माहौल बड़ा पॉजिटिव बना है, लेकिन बाज़ार का इतना साथ नहीं मिल पा रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत देखोगे पॉजिटिव हुई आज 237 पर, क्लोजिंग कल 234 के आसपास थी तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में एक बार 235 का लो भी बना, यानी निचले लेवल तक स्टॉक गया लेकिन गिरावट नहीं हुई। पूरे दिन आज इसने ग्रीन में ही ट्रेड किया है और जो हाई बना वो 243 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई 235 से 243 की। इस समय 240 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 2.34% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इसमें एक दायरे के अंदर था। अभी देखो स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आया है। लगभग देख सकते हो कि 20 जनवरी को स्टॉक 280 के आसपास था। 300 का लेवल टूटने के बाद धीरे-धीरे बहुत काफ़ी नीचे आया। जब तक 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था मजबूती बनी हुई थी, लेकिन 300 का सपोर्ट टूटते ही स्टॉक बहुत जल्दी नीचे आ गया। तो 20 जनवरी को देख सकते हो स्टॉक जो 280 के आसपास था, वो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 23 जनवरी को 250 के आसपास पहुँच गया। और ये देख सकते हो कि ये 27 जनवरी को उस लेवल को भी तोड़ा और 233 तक आ गया, काफ़ी नीचे आ गया। उसके बाद 2 दिन की तेज़ी बनी 28 और 29 जनवरी की, जिससे एक बार फिर से स्टॉक 240 तक पहुंचा। लेकिन 30 जनवरी को बाज़ार में जो गिरावट हुई उसकी वजह से ये भी 234 पर आ गया, काफ़ी नीचे। लेकिन फाइनली आज स्टॉक फिर से एक बार 240 को पार किया है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इसका एक नीचे वाला बॉटम बन गया। अब एक आने समय में आने वाले में कुछ तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे जो एक लेटेस्ट इंटरव्यू निकल के आया है, आज ही इन्होंने केवी कामत ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है आरबीआई की नीति को लेकर। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विस के केवी कामत, उनका कहना है कि आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग को रोकने के लिए जो वार्निंग दी उसका ये एक पॉजिटिव स्टेप था, समय पे जो उठाया होगा फैसला था। क्योंकि केवी कामत के अनुसार असुरक्षित ऋण पर जोखिम भार बढ़ने और उसके प्रति सावधानी बरतने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो निर्णय था समय पे, वो उचित समय पे था और उचित भी था। क्योंकि जो व्यक्तिगत रूप से जो ऋण प्राप्त कर रहे हैं वो धनराशि को शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, यानी वो लोन इधर उधर से लेके शेयर बाजार में लगा रहे, जो बहुत बड़ा रिस्क बन रहा था। और इसीलिए अनसिक्योर्ड लोन को लेकर आरबीआई ने सख्त कदम उठाए उसको रोकने के लिए। आरबीआई का जो फैसला था वो काफ़ी उचित था, ये केवी कामत का कहना है। तो जियो फाइनेंस सर्विस के जो चेयरमैन हैं और स्वतंत्र निदेशक भी हैं, उन्होंने फ्राइडे के दिन बिजनेस स्टैंडर्ड को एक जो ये बीएफएसआई शिखर सम्मेलन था उसके दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है कि आरबीआई का फैसला बिल्कुल सही था और ये जो रिस्क था इस सेक्टर का वो रिस्क उससे काफ़ी कम हुआ है। वो बहुत सारे लोगों को पैसे नुकसान हुआ है, वो पैसे उन्होंने खो दिए। पैसा कहाँ से आया? असुरक्षित ऋण बाजार में से आया पैसा, और ये कारण है कि रिजर्व बैंक को ये बड़ा सख्त कदम उठाना पड़ा, वरना आने वाले समय लोगों को और नुकसान होता। तो एक तरह से जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग थी उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए आरबीआई की तरफ से, जो इसका तारीफ़ की गई है केवी कामत की तरफ से।
अब यहाँ पे जियो फाइनेंस सर्विस को देख सकते हो कि पिछले 6 महीनों से इसका जो प्रदर्शन है काफ़ी निराशाजनक रहा है। कंपनी के शेयर में 27% की गिरावट आई है। खासकर बीते सप्ताह में शेयर में 12.47% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और इस दौरान देखें तो बीएसई फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स मात्र 0.56% ही गिरा। उसके बावजूद भी 12% की बड़ी गिरावट हुई है। 24 जनवरी 2025 को जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का जो शेयर है 244 पर था, बंद हुआ था, जो पिछले दिन के मुकाबले 4.61% कम था। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो इसमें 19.79% की गिरावट हुई है और मंथली लेवल पर 19.85% की गिरावट है। तो वीकनेस काफ़ी बनी हुई है स्टॉक के अंदर। इस बार क्वार्टर 3 के जो नतीजे उसमें जो परिणाम मिश्रित देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम 205 मिलियन रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 21.9% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि हुई है। प्रोविजनल ऑपरेशन सूट्स देके 3,305 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 4.7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली, लेकिन 40.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2,948 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो स्थिर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 57.2% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के रिजल्ट में कोई खास दम नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ख़राब था। तो जियो फाइनेंशियल में 27% की कमी आई है पिछले 6 महीनों में। अगर आप देखें किसी का 50,000 रुपीज़ का निवेश होगा तो वो उसमें 27% की गिरावट की वजह से 36,500 पे आ गया है। तो ये देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक एक ऐसा है जो आपको लंबी अवधि के साथ में इसमें बने रहना चाहिए और आने वाले समय जब जैसे-जैसे इसका बिज़नेस शुरू होगा, इसके शेयरों की प्राइस में वृद्धि की संभावना बनेगी। ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा, पोटेंशियल ग्रोथ बहुत है इसमें। आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नज़रिया लंबा रख के आपको चलना होगा। एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप इस समय 1,53,243 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 241 की है। लो इसका 231 का जो पिछले दिनों बना और हाई 395 का 52 वीक का, उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का पी 95.40 का है और दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो थोड़ा हाई है। बुक वैल्यू 216 की है और अगर बुक वैल्यू 216 के आसपास और 231 तक स्टॉक आ गया तो आप समझ ही सकते हो वाकई में स्टॉक इस हिसाब से देखें तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आरओसी इसका 1.55% है और आरओई 1.27% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हैं फंडामेंटल में आपको ये दिखाई देगा कि वाकई में स्टॉक मजबूत है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है कंपनी। स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.13 टाइम्स इज बुक वैल्यू, यानी अपनी बुक वैल्यू से 1.13 टाइम्स ही ज़्यादा आपको दिखाई देगा। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हुई है। पहले 1832 डेज थे जो घट के अब मात्र 20.6 डेज के आसपास आ गए। तो कुल मिला के सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसे में एक अच्छा मौका है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 47.12% के आसपास। एफआई का निवेश घटा है। सितंबर में 16.88% की होल्डिंग थी जो दिसंबर में घट के 15.62% के आसपास आई। लेकिन डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 11.39% की होल्डिंग थी सितंबर में जो दिसंबर में 12.46% हो चुकी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 0.15% की होल्डिंग थी जो सरकार ने 0.17% की है, यानी दिसंबर महीने में सरकार ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। एक शुभ संकेत है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 24.46% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हो बढ़ते हुए हल्की सी 24.61% तक पहुंच गई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, सरकार की होल्डिंग बढ़ी है, डीआई की होल्डिंग बढ़ी है। यहाँ पे किसी की अगर होल्डिंग घटी है तो वो है सिर्फ एफआईआई। ऐसे में इसके लिए उम्मीद काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे बिजनेस शुरू होगा इसके अंदर प्रदर्शन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।